माइक्रोबायोलॉजी वो सब्जेक्ट है मेडिकल साइंस का जो कि छोटे ऑर्गेनिज्म विच सम ऑलमोस्ट विच आर नॉट विजिबल बाय द नेक्ड आई। कई सारे आप में से बच्चे तो ऐसे हैं जो हमारे पास पहले भी जो क्लासेस पहले भी जो बैचेज हुए हैं जिनमें हमारे पहले भी स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं, उनकी मैं कहानी थोड़ा बता देना चाहूंगा। अब इम्यूनोलॉजी के कुछ पार्ट और वायरोलॉजी के कुछ पार्ट मिल करके एक और नया अनदर आपके सिलेबस में किसी किसी के सिलेबस में लिखा होगा सेरोलॉजी सब्जेक्ट। फर्स्ट ईयर में लगभग माइक्रोबायोलॉजी के बारे में नहीं पढ़ना होता है या बहुत माइक्रो अमाउंट में पढ़ना भी है, किसी किसी में नहीं पढ़ना है। सेकेंड ईयर में जो है आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एज वेल एज जैसे कि फ्लाइज के काटने से स्प्रेड द काला आजार। काला आजार इन्फेक्शन आपको पता है, पढ़ाऊं ये सभी पढ़ना है आपको, सभी माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि आज एक का नाम बता रहा हूं इतना ही बार हो गया, नहीं। आज तो बस आपको बताना है, इंट्रोडक्शन करवाना है कि सर जी हमने पढ़ना क्या है। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप और मैं हूं चंदन सर। डियर ऑल स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट। आज हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अभी जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इनिशियल सबसे पहला लेक्चर कह सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में डिटेल तो बातें हम लोग करेंगे ही, साथ ही साथ इस माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट जो एक हम लोग बोल रहे हैं, एक सब्जेक्ट का जो नाम ले रहे हैं, ये अकेला सब्जेक्ट नहीं है। माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 5 और सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं और इतना बड़ा सब्जेक्ट है, मैं 5 और सब्जेक्ट की जो मैं बात कर रहा हूं उनसे मिलकर एक माइक्रोबायोलॉजी बना है। उनमें एक एक सब्जेक्ट से पीजी और पीएचडी होती है। सोचो कितना बड़ा सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी अपने आप में। उससे भी बड़ी बात कि यह सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। क्यों इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है? क्योंकि इसमें हम लोग हर एक प्रकार के इंफेक्शियस डिजीज को जान पाते हैं। इस सारी बातों को हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आते हैं आज के टॉपिक पे और फिर आगे बढ़ते जाएंगे। आज के टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं सर, वो शुरू से ही करता हूं कि जो इस सब्जेक्ट का नाम है वो नाम है माइक्रोबायोलॉजी। तो व्हाट डू यू मीन बाय द माइक्रोबायोलॉजी? इसका मतलब क्या होता है? माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या होता है? माइक्रो मतलब क्या होता है? स्मॉल। क्या होता है सर? स्मॉल, सूक्ष्म। बायो का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म बोलो या लिविंग बोलो। और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। क्या होता है सर? स्टडी। यानी माइक्रोबायोलॉजी इज द सब्जेक्ट ऑफ द मेडिकल साइंस which deals the study of microorganisms। माइक्रोबायोलॉजी वो सब्जेक्ट है मेडिकल साइंस का जो कि छोटे ऑर्गेनिज्म which some almost which are not visible by the naked eye। वैसे ऑर्गेनिज्म, इतने छोटे ऑर्गेनिज्म जो यूजुअली ऑलमोस्टली जो है वो नेक्ड आई से मतलब कि ओपन आंख से नहीं दिखते हैं। उनको दिखने के लिए एक स्पेशल प्रकार के लेंस की जरूरत होती है या माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। आफ्टर देन दे कैन विजुअलाइज। इतने छोटे होते हैं। कुछ जो होते हैं इनमें से दिख सकते हैं आपको नेक्ड आई से भी। आगे डिस्कशन करेंगे जब आगे की क्लासेस होता चलेगा कि कौन सा नेक्ड आई से दिखता है। तो माइक्रोबायोलॉजी कौन सा सब्जेक्ट हुआ? वो सब्जेक्ट है मेडिकल साइंस का जो कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे लिविंग की, ऐसे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करवाता है जो कि नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं। जिन दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्यों? बिकॉज ऑफ दे आर टू स्मॉल एंड कांट बी विजुअलाइज्ड बाय नेक्ड आई। उसको हम लोग माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब माइक्रोबायोलॉजी मैंने बोला कि आपको छोटे छोटे सूक्ष्म सूक्ष्म टू स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो इस कई सारे आप में से बच्चे तो ऐसे हैं जो हमारे पास पहले भी जो क्लासेस पहले भी जो बैचेज हुए हैं जिनमें हमारे पहले भी स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं, उनकी मैं कहानी थोड़ा बता देना चाहूंगा क्योंकि इस बात को एक्सप्लेन करना मुझे इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे पास बच्चे आते हैं, कई ने तो बीएससी एमएलटी डीएमएलटी कंप्लीट कर ली है और उनको ये नहीं पता है कि माइक्रोबायोलॉजी होता क्या। हमारे बैच में मेंशन नहीं था माइक्रोबायोलॉजी। शुरू क्लास के शुरू मैंने बताया कि 5 सब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ था, वो 5 सब्जेक्ट मेंशन थे। तो सब ये सवाल करते थे सर माइक्रोबायोलॉजी तो आप पढ़ा ही नहीं रहे।
इसलिए माइक्रोबायोलॉजी को पहले अध्ययन कर लो कि माइक्रोबायोलॉजी है क्या और कितने सब्जेक्ट है। अब माइक्रोबायोलॉजी मैंने बोल दिया, तो ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी को लेकर ऐसे कोई मेंशन है। नाउ थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, अभी मैं बताऊंगा। तो अब मैंने बोला था आपको कि जो ये माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट है, और थोड़ा ऊपर लिखता हूं, ये जो माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट है, इस माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट को 5 सब्जेक्ट से मिलाकर बनाया गया है, उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट। कौन कौन सा वो सब्जेक्ट है सर? 5। फर्स्ट वन है बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। सेकेंड वन है सर माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। थर्ड वन है पैरासाइटोलॉजी। फोर्थ वन है वायरोलॉजी। एंड फिफ्थ वन है इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। अब इम्यूनोलॉजी के कुछ पार्ट और वायरोलॉजी के कुछ पार्ट मिलकर के एक और नया अनदर आपके सिलेबस में, किसी किसी के सिलेबस में लिखा होगा सेरोलॉजी सब्जेक्ट। तो इम्यूनो और वायरो के कुछ जो कंटेंट होते हैं मिलाकर के उसको सेरोलॉजी बोला गया। वो कोई अनदर सब्जेक्ट अलग से नहीं है, कंफ्यूज मत होना उस पर। माइक्रोबायोलॉजी में हमें इन्हीं 5 सब्जेक्ट की स्टडी करनी है। तो यदि अब कहीं पर आपको लिखा हुआ दिखेगा बैक्टीरियो, वायरो, पैरासाइटो, इम्यूनो, माइको, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि इसमें माइक्रोबायोलॉजी तो है ही नहीं। माइक्रोबायोलॉजी मतलब इन्हीं का अध्ययन, इन्हीं का स्टडी। व्हाट इज बैक्टीरियोलॉजी? स्टडी ऑफ द बैक्टीरिया। व्हाट इज माइकोलॉजी? स्टडी ऑफ द फंगस। व्हाट इज पैरासाइटोलॉजी? स्टडी ऑफ द पैरासाइट। व्हाट इज वायरोलॉजी? स्टडी ऑफ द virus. And what is immunology? A study of the immune mechanism of your body. That is immunology. और इसी इन्हीं को पूरा समराइज कर दिया जाए तो इट विल बी माइक्रोबायोलॉजी। गॉट इट सर? अब बैक्टीरियोलॉजी थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर देता हूं, फिर आऊंगा आज के टॉपिक पे। अब बैक्टीरियोलॉजी जो है सर, ये 2 प्रकार का आपको देखने के लिए मिलेगा। एक तो मिलेगा इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी, एंड दूसरा है सिस्टेमिक बैक्टीरियोलॉजी, सिस्टेमिक बैक्टीरियोलॉजी। यदि आप डीएमएलटी के स्टूडेंट हैं तो हमारे सब्जेक्ट में आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ बैक्टीरियोलॉजी फर्स्ट ईयर डीएमएलटी फर्स्ट, हमारे क्या लगभग सभी डीएमएलटी में ऐसा पढ़ने के लिए मिलता है कि इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ बैक्टीरियोलॉजी डीएमएलटी फर्स्ट ईयर में मिलेगा, और सिस्टेमिक बैक्टीरियोलॉजी जो है आप डीएमएलटी सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। As well as स्टडी ऑफ द फंगस, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी को आपको ये भी फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाएगा डीएमएलटी के, यानी डीएमएलटी के फर्स्ट ईयर में ये 2 सब्जेक्ट हो जाएगा आपको, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी एज वेल एज द माइकोलॉजी। इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ बैक्टीरियोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, जैसे कि मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, व्हाट इज बैक्टीरिया, मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, कल्चर एंड सेंसिटिविटी, ग्रोथ कर्व, न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियोलॉजी ऑफ वाटर, मिल्क एंड एयर। ये सारी चीजें जो है आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाएगी। सेकेंड ईयर में अब आ जाएंगे सिस्टेमिक बैक्टीरियोलॉजी का मतलब क्या है कि ऑल स्टडी ऑफ दिस ऑल बैक्टीरियाज, सभी बैक्टीरिया का स्टडी, जैसे कि ई कोलाई, विब्रियो कोलेरा, साल्मोनेला टाइफी, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेप्टोकोकस पायोजिनस, सारे के सारे बैक्टीरिया को जो है वो सिस्टेमिक बैक्टीरियोलॉजी में पढ़ते हो, सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे आप। स्टडी ऑफ फंगस, ये 2 चीज जो है फर्स्ट ईयर में ही पढ़ेंगे। अगर आप आगे पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट, पैरासाइट की जो स्टडी करते हैं ये भी आपको डीएमएलटी सेकंड ईयर में ही पढ़ाया जाएगा। वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ द वायरस, ये भी आपको सेकंड ईयर में पढ़ाया जाएगा। एंड इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ द इम्यून मैकेनिज्म ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये भी जो है आपको सेकंड ईयर में ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है सर, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। अब यहां पे बात आती है, यदि आप बीएससी एमएलटी के स्टूडेंट हैं या यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जैसे बीएससी एमएलटी स्टूडेंट की पहले बात कर लेता हूं। यदि आप बीएससी एमएलटी के स्टूडेंट हैं तो बीएससी एमएलटी के सिलेबस जो है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, 3 ईयर के अलग अलग सिलेबस बनते हैं। फर्स्ट ईयर में जो एक मेरा बिहाफ ऑफ मैनर पे है, जैसे आपके सिलेबस में थोड़ा और भी डिफरेंशिएशन आ सकता है, बता देता हूं।
फर्स्ट ईयर में लगभग माइक्रोबायोलॉजी के बारे में नहीं पढ़ना होता है, या बहुत माइक्रो अमाउंट में पढ़ना भी है, किसी किसी में नहीं पढ़ना है। सेकेंड ईयर में जो है आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एज वेल एज माइकोलॉजी ये आपको पढ़ाते हैं, और किसी किसी सब्जेक्ट में आपको वायरोलॉजी भी पढ़ना होता है। ये तीन चीजें पढ़नी होती है। थर्ड ईयर के सिलेबस में आपको सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी, ये तीनों के तीनों पढ़ना होता है। अब बोलोगे तो सर यहां पर तो कंफ्यूजन हो जाएगा, अभी आता हूं, उस कंफ्यूजन को भी दूर करता हूं। अब हम लोग आते हैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी, कि यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इनमें से सब को पढ़ना है, किसी को नहीं छोड़ना है। अब क्योंकि डीएमएलटी फर्स्ट एंड सेकंड ईयर का सिलेबस अलग अलग और बैच भी अलग अलग है ऐप पर, तो अलग अलग है, तो डीएमएलटी फर्स्ट ईयर में ये आपको पढ़ा दिया जाएगा, सेकंड ईयर में जो है ये कंप्लीटली आपको पढ़ा दिया जाएगा। और यदि आप बीएससी एमएलटी में पढ़ रहे हो या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उनको लैब फाउंडेशन 2.0 बैच में कंप्लीट के कंप्लीट सिलेबस जो है वो आपको हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। तो बीएससी एमएलटी वालों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि हमें क्या पढ़ना था सर, हमारा छूट गया, ऐसा कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी, कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। क्योंकि ऐसा होता है, मैंने बोला कि पैरासाइटोलॉजी आपको सेकंड ईयर में पढ़ाना है बीएससी एमएलटी का, और हो सकता है किसी के थर्ड ईयर में मेंशन हो, तो सेकंड ईयर वाला तो छूट जाएगा उसको। तो इसीलिए वो लैब फाउंडेशन 2.0 परचेज करेगा डायरेक्ट। तो आपको लैब फाउंडेशन 2.0 में कंपटीशन की कंप्लीट और बीएससी एमएलटी के भी कंप्लीट आपको, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भी बीएससी एमएलटी स्टूडेंट हो वो वहीं परचेज करेंगे। ये तो होगी बात आपको समझाने की तरीका, आपको सब्जेक्ट बताने की। एटलीस्ट आपको पहले ये पता चल जाए कि माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ना क्या है, ठीक है। होप तो पता चल गया होगा। अब मत बोलना है कि सर माइक्रोबायोलॉजी तो सब्जेक्ट ही नहीं है, कहीं बैक्टीरिया लिखा देखो तो ये मत कह देना कि माइक्रोबायोलॉजी तो सब्जेक्ट है ही नहीं। माइक्रोबायोलॉजी कोई अलग नहीं होता है, इन्हीं का सबका टोटल होता है, जोड़ होता है। अब ये सभी बात छोड़ते हैं, अब आते हैं टॉपिक पे। अब मैंने बोला कि जैसा कि माइक्रोबायोलॉजी जो है इट इज अ स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंड पैरासाइट, ये 4 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। किन किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी हम लोग करते हैं? स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज द स्टडी, सॉरी माइक्रोबायोलॉजी is the study of microorganism, is the study of microorganism. Which type of microorganism? Bacteria, fungus, parasite and virus. ये 4 टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको मिल करके माइक्रोबायोलॉजी बना है, इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो है वो हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। अब एक बात और मन में ध्यान आ रहा होगा, ख्याल आ रहा होगा कि हम स्टडी क्यों करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की? ये हमारा कोई रिश्तेदार है क्या, हमारा कोई रिलेटिव है क्या, हमारी कोई जान पहचान है क्या इससे? किसी बैक्टीरिया कोई का देख सुने हो कि एक बैक्टीरिया जो है साल्मोनेला बैक्टीरिया उसका भाई था, सुना ऐसा कभी? हर्पीज वायरस जो है वो हमारे फूफी का लड़का था, सुना ऐसा कभी? नहीं सुना। यदि हमारा रिलेटिव्स होता है, यदि हमारा रिश्तेदार होता तो हम जानते भी उसके बारे में। इसके बारे में क्यों पढ़े? Why do have need to study of the microorganisms? Because of microorganisms create the pathogenic infection in the living. क्योंकि इन्हें को पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे क्रिएट द पैथोजेनिक इन्फेक्शन, एक मैं वर्ड लिख रहा हूं, पैथोजेनिक इन्फेक्शंस इन लिविंग, क्योंकि ये लिविंग के अंदर पैथोजेनिक इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। इन्फेक्शन मतलब संक्रमण, चाहे स्किन पे हो, ब्लड में हो, पेट में हो, आंत में हो, मुंह में हो, कान में हो, आंख में हो, संक्रमण। पैथोजेनिक संक्रमण का मतलब, पैथोजेनिक इन्फेक्शन का मतलब दे क्रिएट, यू हैव इलनेस, आपको बीमार कर रहे हैं, आपको दर्द दे रहे हैं, आपको कमजोर कर रहे हैं। These all are the pathogenic. तो क्योंकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमारे रिश्तेदार न होते हुए भी हमारे भलाई कर रहे हैं,
भलाई मतलब इन द सेंस ऑफ बुराई, इसलिए हमें इनको पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि ये हमारे रिश्तेदार ना होते हुए भी हमें पैथोजेनिक इंफेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी हैव नीड टू द स्टडी अबाउट देम, क्योंकि ये हमें इंफेक्शंस क्रिएट कर रहे हैं, पैथोजेनिक इंफेक्शन क्रिएट कर रहे हैं लिविंग के अंदर। अब लिविंग में ह्यूमंस के अंदर भी क्रिएट करते हैं, एनिमल्स के अंदर भी इंफेक्शन क्रिएट करते हैं, और प्लांट्स के अंदर भी इंफेक्शन क्रिएट होता है इनके द्वारा। ये बहुत भयानक चीज है। तो हम फिलहाल एनिमल की तो स्टडी कर नहीं रहे, प्लांट की तो कर नहीं रहे, हम लोग केवल कर रहे हैं ह्यूमन की। तो यहां पर हम लोग केवल स्टडी ह्यूमन वाले पैथोजेनिक इंफेक्शन की करेंगे और ह्यूमन वाले पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के भी करेंगे। अब जो ये इन्फेक्शन है, मैंने बोला कि दे क्रिएट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म या दे क्रिएट द पैथोजेनिक इन्फेक्शन इन द लिविंग, या मैं अब ऐसा कहूं कि दे क्रिएट द पैथोजेनिक इन्फेक्शन इन द ह्यूमन, क्योंकि अब ह्यूमन की बात करेंगे। अब ये पैथोजेनिक इन्फेक्शन जो है ये कई वे में ट्रांसमिट हो सकता है। ऐसा पता चलता है ना कि फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट हमारे रिश्तेदार है नहीं, तो हमारे अंदर पैथोजेनिक इन्फेक्शन जाने के क्रिएट कर देते हैं। तो ये कैसे कर देते हैं? इनके इन्फेक्शन क्रिएट करने के कई सारे वे हो सकते हैं, पर्सन टू पर्सन हो सकता है। दे कैन इन्फेक्ट बाय इंसेक्ट और एनिमल, दे कैन ऑल्सो इन्फेक्ट बाय कंटामिनेटेड फूड और वाटर, अभी करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बहुत डिटेल भी बात करने वाले। एंड दे कैन ऑल्सो क्रिएट द इंफेक्शन बाय एक्सपोजर इन द एनवायरमेंट। इनका सपोज दैट बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट इनका एनवायरमेंट में एक्सपोजर हो गया तो भी हमें इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे जीता जागता उदाहरण अभी का कोरोना वायरस, सबको घर में बंद होना पड़ा। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस का एक्सपोजर इन्वायरमेंट में हो गया था, फैल गया था। दे वर लेड टू द इन्फेक्शन इन अस। तो अब ये बात तो पता चल गया कि क्योंकि ये हमें इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये हमें इन्फेक्शन देते हैं, इसलिए हमें इनके बारे में पढ़ना जरूरी है। पैथोजेनिक इन्फेक्शन देते हैं। पैथोजेनिक इन्फेक्शन कौन कौन से दे सकते हैं सर? ये चारों दे सकते हैं, बैक्टीरिया भी, फंगस भी, पैरासाइट भी, वायरस भी। अब इनके जो लिस्ट पैथोजेनिक इन्फेक्शन होते हैं उनके मैं नोट्स में आपको लिस्ट भी बता दूंगा। इनके सबके कुछ के आप ना सब तो याद रखना पॉसिबल नहीं होगा, अगर कोई याद रखता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ इनके नाम याद रखना होगा। जैसे कि कौन कौन से बैक्टीरिया आपको इन्फेक्शन कर सकते हैं, इनमें से कुछ के नाम याद रख सकते हो, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस, साल्मोनेला टाइफी, विब्रियो कोलेरा, एर्सेनिया पेस्टिस, क्लोस्ट्रिडियम टेटानी, ये सब कॉमन नेम है सबके, मैं आपको दे दूंगा। जैसे कि फंगस में आप याद रख सकते हो कैंडिडा, हिस्टोप्लाज्मा। आप याद रख सकते हो पैरासाइट में जैसे कि मलेरिया, माइक्रोफैलेरिया, टेनिया सैचिनेटा, टेनिया सोलियम, इन सब के लिस्ट भी आपको दिया जाएगा। वायरस में आप याद रख सकते हो जैसे कि हेपेटाइटिस वायरस, रेबीज वायरस, HIV वायरस, हर्पीज वायरस, इन सबके पॉक्स वायरस, इन सबके नाम भी आप याद रखना। सबके सब चारों के चारों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एटलीस्ट आपको कुछ नाम याद होने चाहिए, तभी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने के मजा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है सर। अब हम लोग आते हैं, जब इतनी सी बात पता चल गई हमें कि चलो सर हमें माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करना, आज देखो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो इस पार्ट को जानेंगे, इस पार्ट को समझेंगे, तभी आप फर्दर आगे के सारे जो है बैक्टीरियोलॉजी को समझ पाएंगे, सॉरी माइक्रोबायोलॉजी को समझ पाएंगे और पढ़ पाएंगे। अब जब जैसा कि मैंने अभी, तो इसलिए इस क्लास को ध्यान से देखना और सुनना। अब जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमें इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। तो इन्फेक्शन तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोल के तो नहीं अपने घर में बुलाएंगे, आइए आइए वेलकम जी, हमारे घर में आए, मोस्ट वेलकम, देयर इज अ सोफा, यू कैन सिट हियर, ऐसा तो कह नहीं सकते। कभी वेलकम करके तो उनको बुला नहीं सकते। ये हमारे पास जबरदस्ती आ जाते हैं, क्योंकि हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, पैथोजेनिक इन्फेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, हम इनको क्यों बुलाएंगे? लेकिन जब आ जा रहा है जबरदस्ती,
तो कैसे आ रहा है इसको जानना जरूरी होगा, और कैसे आ रहा है उसी को बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ऐसे हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ाऊंगा तो जैसे बैक्टीरिया पढ़ा रहा हूं तो हर एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया का अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, पैरासाइट का अलग होता है, फंगस का अलग है, वायरस का अलग। जब स्पेसिफिक सबको पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एक कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको जानना जरूरी है। जनरली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमें ह्यूमंस में लगभग 4 वे से जो है इन्फेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। सबसे फर्स्ट वन जो वे है वो है पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन, ठीक है। सेकेंड वन वे है एनिमल टू पर्सन, एनिमल टू पर्सन। थर्ड वन वे है इंसेक्ट बाइटिंग, इंसेक्ट बाइट। एंड फोर्थ वन वे है कंटामिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर, फूड एंड वाटर। दिस 4 वे leads to the exposure of, leads to the pathogenic infection by the microorganism. फर्स्ट वन वे क्या है सर? फर्स्ट वन वे है दैट इज द पर्सन टू पर्सन, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आने से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो स्प्रेड आउट होते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करके लिखूं और आपको डिटेल में समझाने के लिए इसको और मैं थोड़ा बृहद बना देता हूं तो और ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। मुझे लगा वैसा ही करना भी चाहिए। पर्सन टू पर्सन पे आऊंगा। सबसे फर्स्ट वन मैं टाइप लिखता हूं डायरेक्ट कंटामिनेशन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। सेकेंड वन मैं लिखता हूं इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये ज्यादा समझाने में मेरे को मजा आएगा और आपको समझने में भी ज्यादा बढ़िया लगेगा। इंसेक्ट बाइट और कंटामिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर एज इट इज, इसको ऐसे ही रहने देता हूं, ठीक है। हाँ सही है। अब जैसा कि पहला मैंने बताया आपको 4 वे हैं, थोड़ा सा पहले मैंने आपको जो 4 वे बताया था उनमें से 2 वे को भूल जाओ, उनको लाता हूं, थोड़ा सा सिस्टम से लाना पड़ेगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो 4 वे हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इंसेक्ट बाइट एंड कंटामिनेशन फूड एंड वाटर। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब है कि हम इनके मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे एंड दे इंटर इन माय बॉडी एंड दे इंटर इन आवर बॉडी। हम उनके कांटेक्ट में डायरेक्ट आए और वो हमारे बॉडी में इंटर कर गए, ये हो गया डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट में कैसा कैसा कांटेक्ट हो सकता है सर? डायरेक्ट कांटेक्ट में सबसे फर्स्ट वन हो सकता है पर्सन टू पर्सन। अब आएगा मजा, जो पहले मैंने बोला था पर्सन टू पर्सन, यानी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आया है और पहले वाले को माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इन्फेक्शन थी तो दूसरे वाले को भी हो जाएगा। और सबसे कॉमन इन्फेक्शन जो है पर्सन टू पर्सन में ही होता है। जैसे कि किसी को फ्लू था, जैसे कि किसी को फ्लू या कॉमन कोल्ड था, आपने देखा है ना, किसी को नाक बह रहा है या सर्दी जुकाम है, किसी को फैमिली मेंबर में हो गया है तो धीरे धीरे सबको हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने जो छींका, जो उसका एयर ड्रॉपलेट था, जो कफिंग था, वो यहाँ हमारे एनवायरनमेंट में रह गया। हम उसके कांटेक्ट में आ रहे थे या हम उसके साथ बैठ के खाना खा रहे थे, उससे हम बातें कर रहे थे, उससे हाथ मिला रहे थे, वो इन ऑर्गेनिजम्स जो हमारे पास आ गया। दिस इज द पर्सन टू पर्सन। दूसरा पर्सन टू पर्सन, फर्स्ट वन तो मैंने बोला ऐसे स्नीजिंग से, कफिंग से, हैंड शेकिंग से। सेकेंड वन बाय द सेक्सुअली, सेकेंड वन बाय द सेक्सुअली। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं दे कैन स्प्रेड बाय द सेक्स कांटेक्ट। अगर हमारा सेक्स पार्टनर को था, सेक्सुअल पार्टनर को था, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर भी आ जाएगा और हमको इन्फेक्शन हो जाएगा। जैसे सिफिलिस, जैसे सिफिलिस, किसी को ट्रेपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया का इन्फेक्शन था, जिससे कि उस इन्फेक्शन को, इस बैक्टीरिया का नाम है जो मैंने बोला ट्रेपोनेमा पैलिडम,
इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, उस इन्फेक्शन को बोलते हैं सिफिलिस। तो अगर हमारे सेक्सुअल पार्टनर को था तो हमें भी हो जाएगा। जैसे हमारे पार्टनर को यदि गोनोरिया था, गोनोरिया का इन्फेक्शन था, नाइजेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया जो है क्रिएट करता है, अगर हमारे पार्टनर को था तो हमें भी हो जाएगा। दिस इज द इन्फेक्शन स्प्रेड बाय द पर्सन टू पर्सन। समझ में आया? दूसरा इन्फेक्शन स्प्रेड होता है पर्सन टू पर्सन, डायरेक्ट कांटेक्ट में ही। फर्स्ट वन हो गया। सेकंड वन होता है एनिमल टू ह्यूमन, एनिमल टू पर्सन। आप जानवर पालने के बहुत सारे जो है पेट एनिमल के प्रेमी होंगे आप में से, इंक्लूडिंग मैं भी हूं। लेकिन इस बात को आपको जानना जरूरी है कि एनिमल से ह्यूमन में इंफेक्शन क्रिएट होता है, स्प्रेड आउट होता है। जैसे आपने सपोज दैट यदि कैट पाला है, बिल्ली पाला है आपने, तो बिल्ली जो है सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन। अच्छा, एनिमल पर्सन में कैसे होगा? बाय स्क्रैचिंग और बाइटिंग। आपको काट लिया उस एनिमल ने या आपको स्क्रैच कर दिया नाखून से तो हो गया। जैसे कि आप यदि बिल्ली पालते हैं तो बिल्ली से सबसे ज्यादा इन्फेक्शन जो स्प्रेड आउट होता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई पैरासाइट है, वो बिल्ली से सबसे ज्यादा इन्फेक्शन आपको आएगा। जैसे आप डॉग पालते हैं और यदि डॉग कंटामिनेटेड है रेबीज वायरस से, उसका सलाइवा, देन यू कैन स्प्रेड बाय द डॉग rabies infection. You can take a rabies infection by the rhabdovirus, by the rabies virus. तो यहां पे इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड आउट हुआ? एनिमल टू पर्सन। एंड थर्ड, ये भी डायरेक्ट कांटेक्ट है। आप कैट के रोज कांटेक्ट में, डॉग के रोज कांटेक्ट में, तब आपको हुआ, यानी उससे डायरेक्टली आप में आया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर? थर्ड वन डायरेक्ट कांटेक्ट में ही एक और आता है सर, वो है दैट इज द मदर टू बेबी। मां से बच्चे में इंफेक्शन स्प्रेड आउट होना, और ये मोस्टली अनबॉर्न बेबी का होता है। जब बेबी जो है वो कंसीव है यूट्रस में और उस ड्यूरिंग उसके मदर को कोई इंफेक्शन हुआ, तो द सम इंफेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ट्रांसफर फ्रॉम द मदर टू द fetus via द प्लेसेंटा। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है मदर के प्लेसेंटा, बेबी के प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी को इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, मदर को अगर इन्फेक्शन हुआ है तो। जैसे पोलियो वायरस, मिजिल मम्स रूबेला वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस, जैसे कि सिफिलिस, ट्रेपोनिमा पैलिडम बैक्टीरिया, they can transmit via the placenta to the fetus. दूसरा इन्फेक्शन हो सकता है ड्यूरिंग द बर्थ, जो मदर का वजाइनल एरिया था, दैट एरिया इज कंटामिनेटेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ड्यूरिंग द नॉर्मल एनएसवीडी डिलीवरी, नॉर्मल स्पॉन्टेनियस वजाइनल डिलीवरी, जो नॉर्मल डिलीवरी होता है उसको बोलते हैं एनएसवीडी, नॉर्मल स्पॉन्टेनियस वजाइनल डिलीवरी। इसको याद रखना, अगर वो हो रहा होगा और उसका वजाइनल एरिया कंटामिनेटेड था तो बेबी को इन्फेक्शन हो गया। दीज ऑल आर द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ये तीन चीजें हैं जो आपको याद रखना है। क्लियर सर? सेकेंड वन हमारा आता है सर, वो है दैट इज द इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट। सेकेंड वन इज दैट ऑफ व्हाट? पहले तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे अंदर आ गए बॉडी में और हम इन्फेक्टेड हो गए सर। सेकंड वन आता है इनडायरेक्ट कांटेक्ट। हमें नहीं पता है कि हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आ रहे हैं और फिर भी वो हमारे अंदर आ गया और हमें इन्फेक्शन क्रिएट कर दिया। और इनडायरेक्ट कांटेक्ट कैसे? जैसे कि बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं या बहुत से ऐसे वायरस हैं, दे कैन परसिस्ट ऑन द सरफेस और ऑन द एनवायरमेंट इन द इनएनिमेट फॉर्म। इनएनिमेट फॉर्म का मतलब है कि मृत अवस्था में, जैसे
कई सारे ऐसे बैक्टीरिया वायरस हैं जो आपको पड़े हुए रहेंगे बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन तक, हवा में है, आपके टेबल पे है, आप जो दरवाजा का नोब खोलते हो उस पे है, जो आप हेलमेट यूज करते हो हेलमेट पे है, आप जो पेन यूज करते हो इस पेन पर है, लंबे समय तक रखा हो इस पे जम जाएगा। बाय द एक्सीडेंटली टच बाय इट, जब आप इसको एक्सीडेंटली टच करते हो, आफ्टर द टचिंग वो इन्फेक्शन, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां जाएगा, आपके हाथ में आ जाएगा। जैसे आप जो आपका टेबल का फर्श है, टेबल पॉइंट है, डोर नोब है, हेलमेट है, पेन है, इन सब पे आप जान तो थोड़ा ही रहे हो कि इस पे बैक्टीरिया है, इस पे वायरस है, इस पे कोई पैरासाइट का होगा, कोई फंगस होगा, जानते हो क्या? नहीं, आपने एक्सीडेंटली इनको टच किया एंड बाय द टचिंग दे कम ऑन टू योर द हैंड। और जब ये हाथ को आप अपने नाक छूते हो, गाल छूते हो, आंख छूते हो, कान छूते हो, फिर ये जो है आपके अंदर चले आते हैं। दिस इज द इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट, दिस इज द इनडायरेक्ट वे टू द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और फिर वो आपके अंदर आ जाएंगे और आपको इन्फेक्शन क्रिएट कर देंगे। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वही फ्लू एंड कॉमन कोल्ड। ये जो है आपको सबसे ज्यादा इन्फेक्शन क्रिएट होगा बाय द इनडायरेक्टली कॉन्टेक्ट। क्लियर है? थर्ड वन जो हमारा इन्फेक्शन का रूट बता रहे थे सर, वो था दैट इज द इंसेक्ट बाइट। क्या था? इंसेक्ट, यस, इंसेक्ट बाइट। अब इंसेक्ट बाइट में बोलोगे सर क्या इंसेक्ट के काटने से भी इंफेक्शन स्प्रेड आउट होता है? यस। कैसे कैसे? इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब कीट पतंग जिनको बोलते हैं हिंदी में, जैसे कि मॉस्किटो, फ्लाइज, टिक्स एक्सेट्रा। ये सभी जो हैं, जो इंसेक्ट हैं, कहीं ना कहीं से उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खा लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, अपने बॉडी में ले लेते हैं, और अपनी बॉडी में लेकर के ये खुद इन्फेक्टेड रहते हैं उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और ये इन्फेक्टेड होकर के इन्वायरमेंट में चलते हैं। और जब ये इन्फेक्टेड इंसेक्ट आपको आकर के बाइट कर लेता है, काट लेता है, तो वही ऑर्गेनिज्म जो है आपकी बॉडी में छोड़ आता है, और फिर आप उस ऑर्गेनिज्म से जो है वो इन्फेक्टेड हो जाते हो। इस प्रकार से जो है इंसेक्ट के बाइटिंग से भी आपको इन्फेक्शन स्प्रेड आउट होता है। और जो इस प्रकार के इंसेक्ट जो हैं, जो इस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेकर के चलते रहते हैं, ढोते रहते हैं, इनको बोला जाता है कैरियर। क्या बोला जाता है? कैरियर, क्योंकि ये लेकर के ढो रहे हैं। और इन्हीं कैरियर, क्योंकि कैरियर जो लेकर के ढोता है उसको कैरियर बोलते हैं। एक इस प्रकार के कैरियर जो इंसेक्ट होते हैं, इनको बोला जाता है वेक्टर। क्या बोला जाता है सर? वेक्टर। ये याद रखना आप। अब ये वेक्टर्स जो हैं वो आपको बाइट करेंगे और आप में इंफेक्शन आ जाएगा। जैसे जैसे मॉस्किटोस बाइट टू द ह्यूमंस एंड स्प्रेड द मलेरिया, स्प्रेड द माइक्रोफैलेरिया, स्प्रेड द डेंगू, दिस ऑल आर स्प्रेड बाय द मॉस्किटो बाइटिंग। जैसे कि फ्लाइज के काटने से स्प्रेड द काला आजार। काला आजार इन्फेक्शन आपको पता है? पढ़ाऊं, ये सभी पढ़ना है आपको, सभी माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि आज एक का नाम बता रहा हूं इतना ही बार हो गया, नहीं। आज तो बस आपको बताना है, इंट्रोडक्शन करवाना है कि सर जी हमने पढ़ना क्या है आगे। सब पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। काला आजार किसके इन्फेक्शन से होता है? पैरासाइट के इन्फेक्शन से होता है। कौन सा पैरासाइट? लिस्मेनिया डोनोवेनी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिस्मेनिया डोनोवेनी। इसके इन्फेक्शन को लिस्मेनियसिस भी बोला जाता है, एंड दिस इज नोन एज द काला आजार ऑल्सो। तो ये सब किसके? इनके काटने से फैल रहा है सर। ठीक है। एक आप टाइफस फीवर पढ़ोगे, टिस्क के काटने से होता है, बैक्टीरियोलॉजी में पढ़ाऊंगा टाइफस फीवर। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा आगे। तो हुआ ना, इंसेक्ट के बाइट से भी फैलता है इन्फेक्शन। फोर्थ एंड लास्ट वन मैंने आपको क्या बताया था? फोर्थ एंड इन द लास्ट वन कि कंटामिनेटेड
फूड एंड वाटर, यदि आप कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर कंज्यूम करते हो देन ऑल्सो दे लीड्स टू द इंफेक्शन इनसाइड ऑफ द ह्यूमन। जैसे कोई पानी आप पी रहे हो या कोई आप खाना खा रहे हो जो अनहाइजेनिक था, बहुत देर से रखा हुआ था, उस पर मक्खियां बैठ रहा था, उस पर धूल पड़ रहे थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन्वायरमेंट में थे वो भी उस पर पड़ रहे हैं, और ऐसे अगर खाना आप खाते हो या ऐसे पानी आप पीते हो जिसमें ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पड़ा हुआ था, तो फिर अगेन आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। जैसे कॉमन इन्फेक्शन होता है आपको डायरिया होता है ना, क्यों हुआ डायरिया हो सकता है आपको? ई कोलाई के इन्फेक्शन से। जो भी था वहां के फूड्स थे या जो वाटर हमने पिया उसमें ई कोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट था, हमने खाया, हमको डायरिया हो गया, सारा इंटेस्टाइन का सिस्टम बिगड़ गया। जैसे अगेन आपको डायरिया हो सकता है किसके इन्फेक्शन से? अगेन आपको डायरिया हो सकता है विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से। है ना? तो इस प्रकार से आपको जो है कंटामिनेटेड फूड या वाटर भी यदि आप कंज्यूम करते हैं तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। और मोस्ट ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर का इन्फेक्शन जब मैं आपको पैरासाइटोलॉजी पढ़ाऊंगा तो मोस्टली जो पैरासाइट्स के इन्फेक्शन स्प्रेड आउट होते हैं वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ही होते हैं। उसमें और मजा आएगा आपको देखने में, फिर आप डर जाओगे कि सारा के सारा तो हमारा फूड जो है वो इन्फेक्शन ही क्रिएट कर रहा है, क्या खाएं क्या छोड़े ऐसा हो जाएगा आपको। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा जो खाना खाओ वो उबला हुआ, बढ़िया से उबला हुआ हो, पका हुआ हो, वही खाना खाओ, बेयर्स फूड मत खाओ, कहा जाता है ना ऐसा। इनफैक्टली आप दूध भी पीते हो उसमें भी बैक्टीरियाज होते हैं, इसलिए कहते हैं कि कच्चा दूध मत पियो, उसको उबाल के पियो। उबालने से क्या होगा? द बैक्टीरिया जो होंगे वो मर जाएंगे, फिर आपको इन्फेक्शन नहीं क्रिएट करेगा। तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि ये माइक्रोबायोलॉजी क्या है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी है, फिर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कौन कौन से, और फिर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमारे पास आ कैसे जाएंगे, फैल कैसे सकते हैं। अब एक चीज जानते हैं कि इनका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है सर, क्लिनिकल फीचर्स क्या है सर, या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस या फीचर्स क्या है। अब सभी के सभी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे आपको इन्फेक्शन क्रिएट करेंगे, तो सबके पर्टिकुलर अलग अलग जो है आपको साइंस एंड सिम्टम्स दिखाएगा, सबका अपना अपना फीचर्स होता है। कोई आपको फीवर देगा, कोई आपको पेट में गड़बड़ी दे रहा है, कोई आपको माथा दर्द क्रिएट कर रहा है, कोई आपको बीमार कर दे रहा है कंप्लीटली, कोई आपके ब्लड सेल्स खराब कर रहे हैं। सबके अपने अपने जो हैं क्लिनिकल फीचर्स होंगे, पढ़ेंगे तो। कॉमनली यहां ये जान लो आप कि जो भी आपको क्रिएट करेगा इन्फेक्शन, तो कुछ के जो है वो कॉमन इन्फेक्शन सिम्टम्स भी दिखते हैं, जैसे कि आपको फीवर दिखेगा, जैसे कि आपको डायरिया दिखेगा, जैसे कि आपको कफ होगा, खांसी होगी, जैसे कि आपको फटीग होगा, थकान महसूस होगा, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। बट इनके जो क्लिनिकल फीचर्स आज जो है इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। क्लिनिकल फीचर्स जब एक एक करके पर्टिकुलर पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, जैसे कि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया पढ़ा रहा हूं, तो इट क्रिएट द टाइफॉइड फीवर इन द ह्यूमन, it create also the diarrhea gastroenteritis in the humans। वो स्पेसिफिक वहीं पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा आपको, सभी के सभी पर्टिकुलर में, चाहे वो वायरस हो, पैरासाइट हो, फंगस हो, बैक्टीरिया। क्लियर सर? अब होप सो इतनी सी बातें हमें समझ में आ गई। तो अब एक दिमाग में और सवाल उठ रहा होगा आपको कि सर ये सभी इंफेक्शन से हम लोग बच कैसे सकते हैं, हाउ टू प्रिवेंट, व्हाट इज प्रिवेंशन, कैसे हम इनसे बच सकते हैं। बचने के बहुत ज्यादा उपाय, क्योंकि हम लोग अभी इतनी गंदगी फैला रहे हैं। आप दिल्ली में चले जाओगे ना, जैसे किसी भी कंट्री के किसी भी एरिया से अगर ट्रेन से बाहर ट्रेन आप दिल्ली में एंटर कर रहे होगे, किसी भी रूट से दिल्ली में एंटर करेगा ट्रेन, तो सबसे पहले 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तो आपको बदबू आएगी नाले के, नाक बंद करके आपको निकलना होगा ट्रेन पर बैठ के। क्यों? क्योंकि हमने इतनी प्रदूषण क्रिएट किया है, इतना हम हर रोज नाले बहा रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं, वो सब ऐसे खुले में पड़ा है। और केवल एक सिटी का मैंने एग्जांपल दिया, ऐसा नहीं केवल वही है, एंटायर ऑफ कंट्री हाल है। आप अपने बगल में देखो, नाली जो है वो बदबू
कर रहे होंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ वाटर डिस्पोजेबल प्लांट नहीं हमारे यहाँ बनाया गया ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले काम नहीं कर रहे। अब नाली तो बनी है, रोज मैं स्नान करूंगा ही, मेरे यहाँ खाना बनेगा ही, कपड़े धुलेंगे, ये तो नॉर्मल डेली रूटीन लाइफ है ना। अब उस पानी के निकास अगर सही नहीं दिया गया गटर के थ्रू, या उसको डिस्पोजेबल प्लांट नहीं बनाया गया कि उसको कहाँ कंज्यूम करना है धरती के अंदर, तो वो तो बाहर जमा होगा, एक्यूमुलेट होगा, और फिर वो सड़ेगा। सड़ने से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होंगे, एंड दे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सपोज योर इन योर एनवायरमेंट, एंड दोज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल इन्फेक्ट यू। तो अभी के समय में हम बचना तो बड़ी मुश्किल मानते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ अपने उपाय कर सकते हैं। उनके कुछ प्रिवेंशन के उपाय हैं। सबसे फर्स्ट वन है हैंड हाइजीन। ये तो जब कोरोना का वायरस का इन्फेक्शन आया था तो इस पार्ट को तो हम लोग बहुत बखूबी समझ चुके हैं। हैंड हाइजीन की क्या इंपॉर्टेंस है। जब भी आप खाना बनाने जाओ तो हैंड वॉश करके जाओ, खाना बनाने के बाद फिर हैंड से वॉश करो, टॉयलेट जाओ तो हैंड वॉश करना चाहिए आपको। बिना हैंड वॉश किए अपने बार बार जो है अपने नाक गले को नहीं छूते रहना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं एक्सीडेंटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने टच किया होगा तो वो आपके बॉडी के अंदर ना इंटर कर जाए और आपको इन्फेक्शन ना क्रिएट कर दे। हैंड हाइजीन आप रख सकते हो। सेफ सेक्स प्रैक्टिस कर सकते हो। सपोज दैट यदि आपको शंका है कि आपके पार्टनर को कोई भी कंटामिनेटल इन्फेक्शन हो सकता है, तो आप यू कैन यूज वियर द कॉन्डम्स। तो आपको, ताकि आपको जो है सेक्सुअली कॉन्टेक्ट से जो सारे इन्फेक्शन हो रहे हैं उससे आप बचे रहें। थर्ड वन प्रिवेंशन आप ले सकते हो, प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ द वेक्टर्स। जैसे मैंने बोला ना, वेक्टर के काटने से भी होता है, मॉस्किटो के काटने से हो रहा है, तो आप मॉस्किटो नेट लगाओ अपने घर में सोने समय। आप जो है वो डीपीटी का जो होता है ना वो छिड़काव करवाओ, पाउडर जो होता है, ताकि उन सब से जो है वेक्टर ना आपके आसपास आए। गंदगी कम आप क्रिएट करो, साफ सफाई ज्यादा रखो, कहीं भी वाटर को एक्यूमुलेट मत होने दो, ओपन में तो और भी नहीं। ये सब प्रिवेंशन आप रख सकते हो तो आप इन्फेक्शन से बच सकते हो। एंड वैक्सीनेशन, जैसे कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन, बचपन में ही सारे वैक्सीनेशन लगते हैं। वैक्सीनेशन का इंपॉर्टेंस हमें समझ में आएगा आपको जब इम्यूनोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे वहां। वैक्सीनेशन से क्या होता है, इसको इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम मैकेनिज्म क्रिएट हो जाता है, जिससे कि हम लोग उस रोग प्रतिरोधक क्षमता क्रिएट हो जाता है, जिसको बोलते हैं किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन के प्रति लड़ने के लिए हमारा जो बॉडी है और ससेप्टेबल हो जाता है कि हम उससे और लड़ सकते हैं। और वैक्सीनेशन आपको दोनों के लिए, एक तो मैंने बोला था ना भी जस्ट पढ़ाया ना कि एनिमल टू ह्यूमन इन्फेक्शन क्रिएट होता है, तो आप जैसे पेट एनिमल रखते हैं उनको भी वैक्सीनेशन करवाना है। जैसे रेबीज का उनको एंटी रेबीज वैक्सीनेशन करवाया है, कैट को भी अगर वैक्सीनेशन करवाया तो आपको इन्फेक्शन होने के कम चांसेस रहेंगे। तो these few parameters या these few measures which can prevent you from the infection and if you apply this all in your life, तो ऐसे आप इन्फेक्शन से बच सकते हो। अब इसके बाद के टॉपिक हमें जो पढ़नी चाहिए कायदे से, वो हमें पढ़नी चाहिए कि मॉर्फोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि बैक्टीरिया के भी मॉर्फोलॉजी क्लासिफिकेशन पढ़ना चाहिए, पैरासाइट के भी मॉर्फोलॉजी क्लासिफिकेशन पढ़ना चाहिए, वायरस के भी मॉर्फोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन पढ़ना चाहिए, एज वेल एज फंगस के भी मॉर्फोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन पढ़ना चाहिए। तो अब इन सबको डिटेल में भी पढ़ाना मतलब 4 घंटे का क्लास। तो अब इन सबको जो है आप, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया जाएगा, सबको पढ़ाया जाएगा। जब बैक्टीरिया स्टार्ट करूंगा, अभी बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन एंड मॉर्फोलॉजी पढ़ाऊंगा। इफ जब आपको वायरस से स्टार्ट करूंगा तो वायरस की मॉर्फोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा। जब आपको फंगस से स्टार्ट करूंगा तो फंगस के पढ़ाऊंगा, पैरासाइट स्टार्ट करूंगा तो पैरासाइट के। सबके अब पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको वो सारे, एक कॉमन लेक्चर था, इसके बाद आपको सब पर्टिकुलर अपने अपने सब्जेक्ट्स में वो लेक्चर्स आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो होप सो आपको माइक्रोबायोलॉजी की इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ में आया होगा कि माइक्रोबायोलॉजी हमें स्टार्ट कहां से करना है। ठीक है सर, मिलते हैं हम लोग नए क्लास में माइक्रोबायोलॉजी की। थैंक यू सो मच।